पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, तहरीक कसास, तहरीक एहतसाब और तहरीक निजात का पहला राउंड खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे राउंड की अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। तहरीक कसास और तहरीक एहतसाब के लीडरान ने कहा है कि जनाब अगला राउंड रायविंड में भी हो सकता है और ये राउंड ईद के बाद होगा। आखिर रायविंड ही क्यों और इसके नताइज क्या हो सकते हैं? साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की तरफ से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि ईद के बाद मिड सितंबर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कुछ करने वाली है। पीपल्स पार्टी क्या करने वाली है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ताहिरुल कादरी साहब जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह, उन्होंने कहा, आर्मी चीफ को एक उनका वादा याद दिलवाया कि आपने कहा था कि मॉडल टाउन के जो लवाकिन हैं उनको इंसाफ मिलेगा, आप ये वादा कब पूरा करेंगे? क्या आर्मी चीफ इस पोजीशन में हैं कि अपना वादा पूरा कर सकते हैं जो बकौल ताहिरुल कादरी उनसे किया गया था? ये सारी चीज़ें चल के सर रही हैं। साथ साथ FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा जा रहा है कि कुछ खतूत लिख दिए उन लोगों को जो पाकिस्तानी, जिनके पनामा पेपर्स में नाम शामिल हैं। क्या ये एक कागजी कार्रवाई है, कवर अप करने की है, बेल आउट देने की कोशिश है जिन लोगों के नाम पनामा लीक्स में आए हैं? मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ खलासा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं 92 न्यूज़ पे। हमें असद उमर साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और फोन लाइन पे हमें डॉक्टर इकरामुल हक साहब ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। कायरा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके कुछ बयानात जो हमने मुख्तलिफ जगह से कलेक्ट किए वो चलाना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब पे शायद मोदी के साथ दोस्ती का इल्ज़ाम लगाने वाले और इस इशू को हाईलाइट करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और उस हवाले से काफ़ी सीरियस कंसर्न्स जो हैं कल और इल्ज़ामात अल्लामा ताहिरुल कादरी ने लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हवाले से क्या कहते आए हैं, आइए ज़रा सुनते हैं। गिरती हुई दीवार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को, मोदी के यार को, गिरती हुई दीवार को, चोर चौकीदार को, करप्शन के सरदार को, मोदी के यार को, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो। नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी। इसके बाद कल जो अवामी तहरीक के सरबराह ने इल्ज़ामात लगाए, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी 300 लोग ऐसे हैं जो कि शरीफ खानदान के मिल्स में काम करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक खौफनाक इंकशाफ उन्होंने किया कि जो कुलभूषण यादव है उसके जो लिंकेजेस पता लगे, वो कैसे पता लगे, आइए ज़रा सुनते हैं। कुलभूषण यादव नाम तो सुना है ना, उसकी टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी रमजान शुगर मिल, शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिल से मिला था। अब बोलिए जी, आपने ये सुना, और साथ साथ ताहिरुल कादरी साहब ने यह भी कहा कि 300 लोग ऐसे हैं। ये इल्जाम भी ताहिरुल कादरी साहब ने लगाया, कैसे लगाया, आइए जरा सुनते हैं। 300 आदमी हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के वीजा पर इंडिया से आके इनकी शुगर मिलों में रहते हैं। किसको पता है इनमें से कितने एजेंट हैं और कितने इंजीनियर हैं? जी, कमर जमान कायर साहब, आपने अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को भी सुना और अपने चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना। बिलावल शायद पहले वो लीडर थे जिन्होंने ये वाला इल्ज़ाम सबसे पहले लगाए, ये नारे लगाए, और अब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो बात कह रहे हैं वो इंतहाई सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। आपकी लीडरशिप ने ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाया था? अच्छा शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वो वजीर आजम हैं जो वजीर आजम बनने से एक दिन कबल तक दुनिया की नज़रों में दहशतगर्द थे, और अमेरिका और यूरोप वाले उनको अपना वीज़ा देने को तैयार नहीं थे। और जब वो मुंतखब हो गए वजीर आजम तो उनको नेचुरली उनको बतौर हेड ऑफ स्टेट के उनको उस लिस्ट से निकालना पड़ा। ये नरेंद्र मोदी का मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से और कश्मीर से के मुसलमानों से उनकी दुश्मनी को छुपी हुई नहीं है।
उस नुक्ता नज़र के मुताबिक बिलावल साहब ने जब कश्मीर के मुसलमानों पे कत्लेआम हो रहा था, उन पे जुल्म हो रहा था और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी की खुशियों में उनको शामिल कर रहे थे, अपनी फैमिली की खुशियों में उनको शामिल कर रहे थे, उस पे बिलावल साहब ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमान दुश्मनी का और इंसान दुश्मनी का एक मुंह बोलता सबूत है, उसको होस्ट करने वालों को पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी के यार को एक धक्का और दो, ये फिर एक सियासी नारा उनका था। और जो अल्लामा तैयब कादरी साहब ने कल इंतहाई संगीन और सीरियस किस्म के इल्जामात लगाए हैं, कितनी सदाकत देखते हैं आप उनमें? जी कायरा साहब, महल कायरा साहब से हमारा राब्ता थोड़ा, क्योंकि स्काइप पे अवेलेबल है हमारे साथ। असद, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अल्लामा तैयब कादरी साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं, कितनी संगीन नौयत के इल्जामात हैं और उस पर कोई हमारे रियासती इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? उन्होंने दो मुख्तलिफ बातें जो की हैं, उसमें से कि 300 लोग वहाँ से हिंदुस्तान के नेशनल हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं रमज़ान शुगर मिल के अंदर। पहली बात वो, ये एक ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान से टेक्निकल एक्सपर्ट पाकिस्तान आते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी आते हैं, लेकिन 300 लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही एक ताज्जुब की बात है। और सच में अगर मैं कहूँ कि मेरा भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, 27-28 साल काम किया है, तो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों 300 लोगों की ज़रूरत है हिंदुस्तान से। लेकिन जैसे उन्होंने खुद कहा कि उसमें से जासूस कितने हैं और उसमें से इंजीनियर कितने हैं, वो उन्होंने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया, कोई ऐसे हकाइक नहीं बताए, लेकिन इससे शकूक ज़रूर जहन में पैदा होते हैं, सवाल ज़रूर कम से कम जहन में पैदा होते हैं कि कौन से 300, ये कौन सी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है एक शुगर इंडस्ट्री को चलाने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहीं भी बात के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता 300 वहाँ पे हिंदुस्तान से लोग आए भी हैं कि नहीं, तो इसका जवाब हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए। दूसरा, तो उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि कुलभूषण के जो हैं वो कॉल रिकॉर्ड वहाँ से मिले हैं, ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि कुलभूषण तो जाहिर है एक इंडियन एजेंट था, पाकिस्तान में तकरीब कारी करवाता था, पाकिस्तान में तकरीब कारी कोऑर्डिनेट करने के लिए पाकिस्तान में आया, पकड़ा गया, तो वो तो उसके तो कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक क्या था। और अगर उसके रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं रमज़ान शुगर मिल से, और हो सकता है कि वो पहली बात और दूसरी बात इस तरीके से मिलते हैं कि अगर वहाँ पर, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रमज़ान शुगर मिल के अंदर कोई ऐसे एजेंट्स जो हैं वो इंडिया के काम करते हैं, तो फिर उनका राब्ता उन कुलभूषण से मंतकी नज़र आता है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में अभी तक तो कोई जवाब दे देना चाहिए था, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम कौम मुंतज़िर होगी। और दूसरा जो बात है वो कल भी जो हम बात करते रहे, पाकिस्तान के इदारों की कोई जिम्मेदारी है जी, कोई उनके ऊपर आईनी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने हल्फ लिया हुआ है पाकिस्तान की आइन की पासदारी करने के लिए। FIA क्या कर रही है इस सिलसिले के अंदर, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा तो उनकी तरफ से भी कोई तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो वजीर आज़म हो या सूबे के वजीर आला हो। कानून से बालातर तो नहीं है, आइन से बालातर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ, कल से लेकर आज तक ये जब इल्ज़ाम लगा तो एक रिस्पांस असद उमर साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, बाकी चीज़ों पे तो हुकूमत का रिस्पांस हमें फ़ौरन मिल जाता है। इतने संगीन इल्ज़ाम पे अभी तक कोई रिस्पांस हुकूमत का आपके सामने आया है? अगर नहीं आया तो क्या वजह है और क्या एक्शन होना चाहिए इस पर? अच्छा साहब, ये बात दुरुस्त है कि तैयब कादरी साहब ने बड़ा स्पेसिफिक इल्जामात लगाए हैं, नाम लेके उन्होंने बंदों के दिए हैं कि ये नाम है, और उन्होंने साथ ये भी क्लेम किया था कि अगर गवर्नमेंट इसको रिबट करेगी तो मैं इसकी तफसीलात एजेंसीज को देने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की एजेंसीज को भी चाहिए कि तैयब कादरी साहब से रब्ता करके उनसे उनके नाम लें, और हुकूमत को भी चाहिए एज गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो इल्जाम उनकी मिल के अंदर काम करने का है, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पर भी फेडरल गवर्नमेंट को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को और हमारी एजेंसीज को इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। उनको चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करें, और अगर इस बात में जान है, सकत है, सदाकत है, तो इस पे यकीनन एक्शन करें, या इसकी जो भी पोजीशन है वो वाज़ेह करें। राइट, रऊफ क्लासा साहब, यही सवाल आपसे भी मेरा, इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात और शहबाज शरीफ साहब की खामोशी। मैं थोड़ा सा, जो आपने वहाँ से शुरू किया ना बिलावल से, जो मोदी साहब का यार है, गद्दार, बुला बुला, मेरे ख्याल से बिलावल को ये हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर जो है, कोई भी हो, अब जब भी वो इंडिया से बात करता है उसको गद्दार टाइटल मिल जाता है। और सबसे पहला गद्दारी का टाइटल जो है
वो उनकी वालदा मरहुमा को दिया था। वो किसने दिया था? उस वक्त जन्ना असलम बेग साहब थे, साथ में जन्ना। नारा किसने लगाया था? सर मेरी सुन लेना थोड़ा सा पॉइंट। नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। मैं सुन लेना जरा कि IGI थी, और मतलब कैरा साहब जैसे बड़े सीनियर और बड़े अच्छे लोग जो हिस्ट्री जानते हैं, अब इनको तो बिलावल को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि पहला गद्दारी का और स्टेट की उसका सिक्योरिटी रिस्क का जो टाइटल अगर पाकिस्तान में किसी को मिला था वो बेनज़ीर भुट्टो साहब को मिला था। जुर्म क्या था कि उन्होंने राजीव गांधी को यहाँ पाकिस्तान इनवाइट कर लिया था 1989 में कि आप आएँ और हम बैठ के कोई टॉक्स करते हैं। उसके बाद उनको सिक्योरिटी रिस्क उनको करार दे दिया गया कि ये पाकिस्तान के लिए फिट नहीं है, क्योंकि इन्होंने गांधी को इन्होंने बुलाया है। और उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब थे, जनरल असलम बेग साहब थे, उसमें IGI थी, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, ये सारे लोग थे। तो ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो जनाब, एस्टेब्लिशमेंट का खेल कौन खेल रहा था? नवाज शरीफ साहब थे, IGI थी, ये सारे लोग थे उसमें शामिल थे। सो आज, और आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब उसकी राजीव गांधी की असैसिनेशन हुई थी, अफसोस करने के लिए भी गई थी वहाँ दिल्ली, जो कि ठीक गई थी। सो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कल को कोई भी बनेगा, यू हैव टू मेंटेन योर रिलेशनशिप वेदर वी लाइक नवाज शरीफ और नॉट। स्पेसिफिक इल्जाम आते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उनका ये कहना, जब बिलावल ये बात करता है तो उनको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि ये इल्जाम, आपको याद उन पर एक और क्या इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगा था, झूठा था, जो कि एतजाज ऐसा ने सिखों को लिस्टें दे दी हैं, वो भी गद्दारी करने के ये खाते में डाल दिया गया। सो पीपल्स पार्टी मस्ट बी वेरी केयरफुल जब ये इस तरह के नारे लगाती है कि किसी भी हमसाया के साथ अगर वजीर आजम बात करे, कल को ये भी वजीर आजम हो सकते हैं। मतलब गिलानी साहब की तो मुलाकात हुई थी उनसे, मनमोहन सिंह से होती थी। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब को देख लें कि वो बॉर्डर पर जब यहाँ पे वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, तो उनको सैल्यूट करने नहीं गए थे, हमारी इज्जत का मसला बन गया था, हमारा आर्मी चीफ जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों करे, और फिर क्या हुआ, ठहरे वही जनरल मुशर्रफ साहब जो है आगरा तशरीफ ले गए, उस वक्त किसी को एतराज नहीं हुआ। सो पॉलिटिशियन जो है, जो मुझे थोड़ा सा एक उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि कैरा साहब जैसे लोग, ये सीनियर लोग हैं जो इसकी पूरी हिस्ट्री को बड़े, ये सारी बातें आपकी सही और तारीख का एक हिस्सा है। यहाँ तो बड़े स्पेसिफिक चीजें आई है। शहबाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? असद ने सही बात की, असद उमर ने, उनको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, वो जो अपने मौलाना साहब जो कल तकरीर कर रहे थे, मौलाना साहब अगर वो उनके एजेंसीज के साथ नहीं शेयर कर सकते, हालांकि उनके पास अपनी तो कोई एजेंसी नहीं है ना जो उनको बताए कि किसका फोन किसको किया है, कहाँ से टेप हुआ है, मौलाना के पास कोई टैपिंग की कोई एजेंसी नहीं है ना। आखिर उनको किसी ने बताया होगा, कुछ चीज़ें फीड की होंगी, वो और कुछ नहीं आपके साथ शेयर कर लें, मीडिया के साथ कर लें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठ के टेपें चला दें, कोई आप कह सकते कंटेक्ट हमें दें कि ये चीज़ें हो रही हैं हुकूमत को। दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस। और एक मौलाना साहब ने लगाए हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं। तो अगर उस पर नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, मेरा ख्याल नहीं रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिस बड़ा एक्टिव ऑफिस है, शहबाज शरीफ साहब के पास अपनी मीडिया टीम है, इनके पास अपनी मीडिया टीम है, 3-4 वजीर हैं जो दिन रात, इमरान खान छोटी सी बात करते हैं तो 2-2 घंटे बैठ कर हम उनकी बातें सुनते हैं। इतने सीरियस एलिगेशन उसमें लगे हैं, मेरा ख्याल है हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशन। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं इस बात को बाई करने को तैयार नहीं हूं कि हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी ये गांधी खानदान के साथ आपका पॉइंट रिलेशनशिप हो गया। थोड़ा सा पार्टी को गद्दारी का खेल नहीं खेलना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। राइट, मैं इसलिए बिलावल साहब की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इमेज भी है, एक लिबरल प्रोग्रेसिव सियासी जमात, और सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये बात आई थी, कायरा साहब ने वो भी एक्सप्लेन कर दी। कायरा साहब, एक और बात कल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पैट की तरफ से भी कि अगला रुख शायद रायविंड का हो सकता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। अफसरों को दावत देता हूं कि ईद के बाद अगर इन 4 सवालों का जवाब ना हुआ, हम सब का रुख रायविंड होगा। जी, और इसके बाद अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की मिलती जुलती बात की। क्या बात की, आइए जरा देखते हैं। वोट 100% रायविंड के हक में आया है। अगर तारीख दे दूं रायविंड की, चलेंगे? जी, आपने सुना, दोनों की अब मंजिल जो है रायविंड लग रही है। कायरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पैट, उन्होंने तो अपनी मंजिल बता दी। आज खुर्शीद शाह साहब के बयानात कुछ इस हवाले से चल रहे थे कि धरनों से जमहूरियत को, हुक्मरानों को खतरा हो सकता है, और आपकी बाकी लीडरशिप भी कह रही है कि ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाएअमल बड़ा वाज़ेह तौर पर इस हवाले से खुल के सामने आ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजिल क्या होगी, और आप क्या समझते हैं जिस मंजिल का तयन पैट ने और PTI ने किया है वो सही है? देखिए अरशद शरीफ, हमारी मंजिल तो बुनियादी तौर पे पनामा पेपर्स पे पैदा होने वाली सूरत हाल की तहकीकात पे है। अब हुकूमत ने कहा है कि उसमें बाकी लोगों की भी तहकीकात हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो भी गवर्नमेंट कराए।
लेकिन हमारी मंजिल वो है और उसका तयन बिल्कुल क्लियर है। अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी हैं। अभी तक जिन जिन इश्यूज का जॉइंटली हमने फैसला किया वो लेजिस्लेशन तक पहुंची है। अगला मरहला जमात इस्लामी ने अपने तौर पे, शेख रशीद साहब ने अपने तौर पे और पीटीआई ने अपने तौर पे एहतजाज की कॉल दी थी, मार्च किए थे। हमारी उसमें टोकन प्रेजेंस इस बात का इकरारिया थी कि हम प्रिंसिपली अपने इन दोस्तों के फिलोसॉफिकली इनके शौरी तौर पे इनके साथ हैं, लेकिन ये इनका अपना एक शो था। जिस दिन ये फैसला जॉइंट अपोजिशन ने किया, सारी जमातें मोबिलाइजेशन करके धरने भी देंगी और बाकी जो भी स्टेप इकट्ठे उठाने का फैसला हुआ बिल्कुल उसमें पीपल्स पार्टी बाकी जमातों से पीछे नहीं रहेगी। राइट कायरा साहब, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली फिलोसफिकली साथ हैं इस पनामा के इशू पे दीगर अपोजिशन जमातों के, अमली तौर पे बाकी अपोजिशन जमातों के साथ कब तक आने की लोग उम्मीद रखें? देखिए, अमली सूरत हाल की दो, मैंने पहले वजाहत की ना, दो सूरत हाल है। एक है कि जो सिंगुलरली हम कर रहे हैं, एक है जो जॉइंटली हम कर रहे हैं। जो जॉइंटली कर रहे थे वो टीओआरस थे, वो कमेटी थी जिसमें हमने बैठ के बातें की, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया, मीटिंग्स की, लेजिस्लेशन मूव की। जो सिंगुलरली किया वो जमात इस्लामी ने अपना मार्च शुरू किया, पीटीआई ने अपने मार्च का ऐलान किया और हमने इस मार्च में ये टोकन इसमें प्रेजेंस की कि हाँ हम अपने दोस्तों के इसके साथ हैं। लेकिन ये पीटीआई का अपना एक फैसला है, उनका शो है। गवर्नमेंट अगर हमारे इस लेजिस्लेशन को ब्लॉक करती है, जिस तरह जॉइंटली ये फैसला हुआ था मीटिंग के अंदर, तो फिर अगला मरहला अपोजिशन जॉइंटली बैठ के करेगी और वो सड़कों पे आने का भी हो सकता है और वो कोई और रास्ता भी हो सकता है। राइट, कायरा साहब, इसहाक डार साहब ने तो इस हवाले से बड़ा इसहाक सितंबर का है, तो सितंबर में हमने पहले ऐलान किया हुआ है जो शाह साहब ने किया था कि बिलावल साहब अपने कारकुनों के साथ अवामी राब्ते का एक मुहिम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो एहतजाजी सिलसिला भी होगा लेकिन वो बुनियादी तौर पे अवामी राब्ते का मुहिम है। लेकिन जिस दिन जॉइंटली फैसला हो गया कि अब हमने सड़कों पे आना है सारी जमातों ने, तो फिर पीपल्स पार्टी अपने दोस्तों की हाथों में हाथ डाल के, जिस तरह पार्लियामान के अंदर और मीडिया के अंदर और अभी तक खड़ी है लेजिस्लेशन में, वहां भी हमें आप इनके साथ देखेंगे। राइट, असद उमर साहब, आपने कायरा साहब की बात भी सुनी। एक तो आपने फिर बकौल कायरा साहब सोलो फ्लाइट का फैसला किया और उनकी टोकन प्रेजेंस थी, मॉरल सपोर्ट इस हवाले से थी, तो जॉइंटली आप क्यों नहीं लेके चलते तमाम अपोजिशन जमातों को? सोलो फ्लाइट का आपको इतना ज्यादा शौक है? और दूसरा, जब ईद के बाद की बात करते हैं तो ईद के बाद का टाइम फ्रेम कौन सा है? ईद के फौरन बाद का है या मुहर्रम खत्म होने के बाद का टाइम फ्रेम है आपका सेकेंड राउंड लॉन्च करने का? अच्छा, दूसरी चीज़ का मैं पहले जवाब दे दूं जी, इसके ऊपर कल भी बात हो रही थी, कंटेनर में भी बैठ के हमारी बात हो रही थी। तो वो क्योंकि जैसे आपने राइटली कहा कि ईद आएगी, उसमें ज़ाहिर कुछ तातुल आ जाता है, उसके बाद जो है 20 दिन के बाद मुहर्रम आ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें देख के फिर फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से अगली तारीख का ऐलान किया जाए। साथ में जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार साहब ने पिटिशन वापस कर दी थी, उसके लिए रिव्यू पिटिशन भी डालनी है, तो और इकदाम भी इसके साथ चलते रहेंगे। इसी तरीके से इलेक्शन पिटिशन की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हुई है, उसको भी परसू किया जा रहा है, स्पीकर साहब के पास भी पड़ी हुई है। सो बहुत सारे इकदाम तो ये चलते रहेंगे। जहाँ तक रेवेंट की तारीख की बात है, मेरे ख्याल में उसका फैसला जो है ये आने वाले हफ्ते के अंदर, अभी जरा अगले 1-2 दिन हम कराची पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद मुशावरत से फैसला हो जाएगा। जहाँ तक सोलो फ्लाइट की बात है, देखें बात बहुत सादा सी है। तमाम से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, बल्कि मैं ऑपोजिशन पार्टी के कहने की हद तक तो हुकूमत भी यही कहती है ना कि जो भी अगर कोई करप्शन हो रही है, अगर क्या हो रही है, करप्शन हो रही है, बेतहाशा हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है और इतने बड़े पैमाने पे हो रही है कि मुल्क को लूट लूट के बेहाल कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये भी सब कहते हैं कि हाँ, पनामा से जो सूरत हाल पैदा की है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब उसके लिए हमारे पास आइन के अंदर रहते हुए रास्ते क्या मौजूद हैं? पार्लियामान का रास्ता है। पार्लियामान के अंदर जो है हम पार्लियामेंट्री जो ऑपोजिशन का है उसका ग्रुप बना के टीवार्स भी लेके चले गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लिए, उन्होंने आगे से साफ जवाब दे दिया, बुनियादी तौर पर उन्होंने कह दिया कर लो जो करना है, हम ये नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में को कम से कम 5-6 या शायद इससे भी ज्यादा फाइनेंस की कायमा कमेटी की मीटिंग्स के अंदर पिछले 5 माह में मैं जाती तौर पे ये इशू उठा चुका हूं। हुकूमत जो है वो 2 मिनट की गुफ्तगू करवाने के लिए तैयार नहीं है। इतने खौफजदा हैं कि एफबीआर चेयरमैन को 1 मिनट के लिए सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते कि भाई 600 लोगों की फहरिस्त दुनिया में भूचाल आ गया, हमें सवाल तो पूछने दो।
तो पार्लियामान का फोरम हमने इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसको ब्लॉक कर दिया, नहीं इसको इस्तेमाल होने देंगे। इलेक्शन कमीशन मैंने जैसे कहा वहां पे हम गए हुए, स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे, लेकिन आइन हमें यह भी हक देता है कि हम अपना एहतजाज सड़कों पर लेके जाएं, और क्योंकि पैसा जो है वो असद उमर का तो नहीं लूटा हुआ, कोई मेरा जाती पैसा तो है नहीं, इमरान खान का कोई जाती पैसा तो है नहीं, पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा हुआ है। तो पाकिस्तान के अवाम को यह हक है कि वो आके मुतालबा करें कि भाई ये मेरा पैसा लूट के ले गए हो, इसको वापस लेके आओ, और जो लूट के लेके गया है उसको सजा दिलवाओ। वो आईनी हक भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनमें से कुछ असद उमर साहब, वेरी क्विकली, मुझे जो आपके जवाब से, ये बिल्कुल आपने सारी बातें सही की, एक इंप्रेशन आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी तक खुद इनडिसाइसिव है कि सेकंड राउंड हमने लॉन्च कब करना है। क्या मैंने सही इंप्रेशन लिया है? नहीं, आप वो कुछ दिनों की फर्क होगा, आपको शायद कोई 7 दिन आगे या पीछे के ऊपर थोड़ी बहस हो रही थी कल, लिटरली 7 दिन मैं आपको बता रहा हूं, इस वीकेंड या अगला वीकेंड पे बहस हो रही थी, उसमें कोई ऐसा इमाम के नहीं बाद है 7 दिन की बात हो रही थी, महीनों की बात करें जी। ईद के बाद फौरन बात जो है उसको 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कर दिया जाए या 10-11 दिन के बाद करना चाहिए, इसके ऊपर बहस हो रही थी। राइट नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो FBR का असद उमर साहब ने जिक्र किया, और साथ साथ जो अब तक बातें हुई इस पर रऊफ क्लासा साहब का क्या रिस्पॉन्स है, इनके क्या व्यूज हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जनरल राहील शरीफ ने जो वादा बकौल ताहिरुल कादरी किया था वो पूरा कैसे करवाएंगे, और बहुत बड़ा सवाल कल ताहिरुल कादरी ने उठाया था, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें डॉक्टर इकरामुल हक, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इकोनॉमी के मामलात पे काफ़ी लिखते रहते हैं, और ख़ास तौर पे जो शरीफ फैमिली के टैक्सेस के मामलात हैं इस पे काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन रऊफ क्लासा साहब ने असद उमर साहब को भी सुना कि पार्लियामेंट की जो कमेटी है फाइनेंस की, उसमें ये सवालात करते रहे, लेकिन वहाँ पर जवाबात नहीं आने दिए गए, बल्कि पनामा के इशू पे बात ही नहीं हुई। आप पार्लियामेंट बहुत एक्सटेंसिवली कवर भी करते रहे भी हैं, अब भी करते हैं, उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो एंकर बनने के बावजूद पार्लियामेंट अभी भी जाते हैं। वहां पे पनामा का इशू अभी तक डिस्कस हुआ पिछले 5 माह में? हुआ है, मैं तो 2-3 मीटिंग्स भी अटेंड किए मैंने एज ए जर्नलिस्ट, और भी जर्नलिस्ट थे। एक तो सेनेट की फाइनेंस कमेटी जो सलीम मांडवी वाला साहब जिसको हेड करते हैं, वहाँ पे ये इशू उठा था, एंड आई मस्ट से रिजल्ट वहाँ पे कुछ निकले आखिर पे क्या मुका हो जाता है वो अलहदा चीज़ है। अगर किसी कमेटी में सीरियस इश्यूज उठाए जा रहे हैं और डिस्कशन हो रही है, वो सलीम मांडवी वाला साहब की कमेटी है, वहाँ सीरियस सेनेटर्स भी हैं, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन बाद जगहों पे उनके अपने कुछ, आपको पता है पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। मसलन ये 480 बिलियन IPPs का ऑडिट जो है, सर्कुलर डेट वाला जनाब, अब उसमें ये हुआ है कि वो कमेटी ने उठाया हुआ है। जरा इनकी अब जरा थोड़ा पॉलिटिकल मुनाफिकतें देखें ना, जो करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी जिहाद करके इमरान खान साहब उनको कंटेनर तक ले गए। 480 बिलियन में ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना ने 190 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज निकाली। मैसिव आपने सेकंड ऑडिट रिपोर्ट अपना बंदा अपॉइंट करके करवाई, उसमें भी वो चीजें क्या हुआ है कि खुर्शीद शाह साहब ने उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने इसको हुकूमत को कि 1 रुपए की भी करप्शन नहीं हुई। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो सलीम मांडवी वाला साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो उसको डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो मान भी रहे हैं ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हुई हैं। तो खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से वो पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे चुके हैं, नहीं सॉरी इसको PML नवाज को, कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप तो घर जाएं, और वो हर दफा यही बहाना इस्तेमाल करते हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। खैर ये इनका मुकमुका तो चल रहा है। के क्या मामला है? पनामा पे एक नोटिस इशू कर दिया, कल बड़ी बल्ले बल्ले हुई है। नहीं, नोटिस वाली बात एक तो 2-3 दिन पहले खबर आ चुकी थी। इमरान खान साहब शायद अखबार पढ़ते या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, ये तो 2 दिन पहले की खबर थी, साजिद चौधरी साहब की स्टोरी थी, ब्रेक की हुई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने FBR को बुलाया था, आई वॉज प्रेजेंट देयर। उन्होंने ये कहा, उन्होंने जनाब 2 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी एक तो बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये कौम ये दुआएं दे कि पहले ये लॉ था कि आप ये 10 साल पहले के टैक्स एसेट्स जो है ना, गोशवार है, उनको एग्जामिन कर सकता था। लेकिन जरदारी साहब आपको पता है माशाल्लाह बहुत दूर अंदेश आदमी है, वो पहले से वो कहते हैं ना उड़ती न चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। उन्हें शायद पहले कहीं से ये ख्याल आ गया था कि ये कभी मसला होगा। उन्होंने इसी पार्लियामेंट के जरिए कानून एक लेके आए और चेंज करवाई इन्होंने कि अब ये 10 साल की बजाय FBR से 5 साल के टैक्स एसेट जो है ना उनको स्क्रूटनाइज कर सकते। FBR का ये कहना था कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम 5 साल से पीछे नहीं जा सकते, और 5 सालों में सिर्फ
एक कंपनी थी पनामा की जो आती है, अगर कहते हैं तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, पैसे भेजने की वाली बात जो है, वो जो भी जाता है कमेटी मीटिंग में आता है वो एक ही बात करता है जी 1992 का रिफॉर्म एक्ट था, मनी लॉन्ड्रिंग लॉस की कोई नहीं बात करता। तीसरी चीज, मेरा ख्याल है असद उमर शायद थोड़े बिजी रहे होंगे, ये क्वेश्चन आवर में SCCP ने भी इस पे आके बात, सब इदारों ने यही जवाब दिया। मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब से जान लूं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, FBR के नोटिस का बड़ा चर्चा रहा। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी ये देखें हमारी इस रैली की वजह से FBR कम से कम हरकत में आ गया। FBR के इन नोटिस का अल्टीमेट एंड क्या है, या कि ये हुक्मरान खानदान को एक बेल आउट देने की तरफ एक और इकदाम है? जिस तरह अभी नोटिस दिए गए हैं वो तो यूं समझिए कि एक महज मजाक है, और दाग बेलवी का शेर पढ़ने को दिल करता है कि खत में लिखे हुए रंजिश के कलाम आते हैं, किस मोहब्बत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। तो वो असल जो इसका मामला ये है कि सही कानूनी पोजीशन ये है कि ना तो अभी केस टाइम बार्ड हुए हैं, और ना ही ऐसा है कि 10 साल से पहले नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अगर FBR के पास कोई इंडिपेंडेंट अदारा की तरह काम करने का रुझान हो या उनके यहाँ कॉम्पिटेंस हो, तो फिर ये मामला यूं है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई बहुत पुरानी चीज भी पकड़ लें तो आप ईयर ऑफ डिस्कवरी में उसको शुरू कर सकते हैं। मामला 2012 में प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने डिक्लेयर करता पनामा को भूल भी जाएं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास कागज दिए हैं, उसमें उन्होंने अपनी बेटी को अपना डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, वो सारी चीजें आ गई। मैं सिर्फ FBR का जानना चाह रहा हूं कि FBR के इन नोटिस का अगर जवाब आ जाता है जो कानून है उसके मुताबिक, हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो तो बाहर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, उन पे ये कानून लागू होगा, या नवाज शरीफ साहब जिनका के हुकूमत कहती है पनामा पेपर्स में नाम ही नहीं है, उनकी एक डिपेंडेंट है मरियम सफदर साहिबा, उनका सिर्फ नाम है, और ये सारी ट्रांजेक्शन जो है 5 साल से पीछे के मामलात हैं। तो ये वाले जो नोटिस हैं, अगर इसका जवाब दे भी दिया जाए तो वो क्लीन चिट तस्वर किया जाएगा कि ना ये तो 5 साल से पहले की चीजें और हमारे कानून के मुताबिक रेगुलराइज हैं सारी। जी, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि कवर अप की कोशिश तो जो की जा रही है वो तो, और जो मीडिया में डिबेट शुरू करवाई गई है कि ये कानून के अंदर इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, ये सब दुरुस्त, और क्लीन चिट देने की बात भी शायद हो, मगर मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो हमारी UK के साथ 1986 की ट्रीटी है और उसमें अवॉइडेंस ऑफ फिस्कल फ्रॉड को हम पकड़ सकते हैं। दूसरा मामला ये कि अगर वाकई आप संजीदा हों और हमारे पार्लियामेंटेरियन भी किसी से ब्रीफिंग ले लिया करें कमेटी से पहले, एक्सपर्ट्स को वहाँ हियरिंग के लिए बुला लिया करें, क्योंकि ये सारे लोग खुद टैक्स के एक्सपर्ट तो नहीं हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये कानून के अंदर ये दर्ज है, जिसका मैं हवाला सेक्शन का भी ये देता हूँ, जो हमारा सेक्शन 111 है, उसके अंदर ये दर्ज है कि अगर आप कोई ऐसी चीज जो डिस्कवर कर लेते हैं जो पहले से नहीं थी और आप उसको फिर ईयर ऑफ डिस्कवरी में भी टैक्स कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप 5 साल पीछे। फिर ये मामला जो हमारे सामने है ये दरअसल टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स अवेजन का है। इसके बारे में ये लॉ कहता है कि हमें वेल उठाकर, यानी कि नकाब उठाकर, लेस उठाकर असल बंदे तक पहुंचना है। हमें पता है कि जब ये साक्ष्य पैदा किए गए थे उस वक्त उनके जो सबलिंग थे वो किसी तरह भी खुद इनकम कमाने की पोजीशन में नहीं थे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जिस कॉर्पोरेट वेल की आप बात कर रहे हैं, बैरिस्टर एजाज एहसन साहब ने जो सेनेट में बिल लेके आ रहे हैं उसमें इसका जिक्र किया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। असद उमर अपने रऊफ क्लासर साहब की भी बातचीत सुनी। सर्कुलर डेट का मामला 480 बिलियन रुपए, और अब इतलात आ रही है कि 630 अरब रुपए तक दोबारा पहुंच गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जहां पे आपकी पार्टी के भी नुमाइंदे बैठे हैं, शफकत महमूद साहब बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, आप लोगों ने कोई ऑपोजिशन की जब ये क्लीन चिट बकौल क्लासर साहब के पब्लिक अकाउंट कमेटी वहां पे दे रही थी? एक मैं क्विकली कमेंट करूं जी, जो क्लासा साहब कह रहे थे वो वाकई सलीम मांडीवाला साहब जो चेयर करते हैं सेनेट की फाइनेंस कमेटी, वो एक्टिव कमेटी है और वो बहुत सारे इश्यूज उठाती है। मैं बात कर रहा था जो नेशनल असेंबली की, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी है, जो वहाँ पे कवर करने के लिए आते हैं, जर्नलिस्ट आप उनसे पूछ सकते हैं। हर मीटिंग स्टार्ट होती है मेरे इसी सवाल के ऊपर कि भाई इतना बड़ा भूचाल आ गया पनामा का, हम उस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते। वहां के जो चेयर हैं वो एक से ज्यादा दफा एग्री करके और उसके बाद वापस जा चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का प्रेशर होता है, वो बातचीत भी नहीं करने के लिए वहां पे इजाजत देते।
जहां तक आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या बात है जी, मुझे सच्ची बात है मुझे नहीं इसका पता, तो वो शफकत महमूद साहब या आरिफ अलवी से पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था। जहां तक खुर्शीद शाह साहब का ताल्लुक है, अल्लाह ताला हर हुकूमत को ऐसा अपोजिशन लीडर दे जी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि किसी भी हुकूमत की खुशकिस्मती होगी कि अगर खुर्शीद शाह जैसा अपोजिशन लीडर उनको मिले। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, कितनी खुशकिस्मत हुकूमत है कि उन्हें खुर्शीद शाह साहब जैसा अपोजिशन लीडर मिला हुआ है। असद उमर साहब ये फरमा रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 480 बिलियन की जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उस पर क्लीन चिट इसहाक डार साहब और हुकूमत को खुर्शीद शाह साहब ने दी। जी कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? राइट नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक वक्फा लेता हूँ। वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो कायरा साहब से ये वाला सवाल भी सामने रखेंगे। डिटेल का नहीं पता कि अंदर क्या बात हुई, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए। मुझे आपकी आवाज टेलीफोन के जरिए नहीं आ रही। अच्छा राइट कायरा साहब, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद दोबारा यही सवाल, और इसके बाद जो ताहिरुल कादरी साहब ने आर्मी चीफ को उनका वादा याद दिलवाया बकौल ताहिरुल कादरी साहब के, उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कमरजमान कायर साहब, एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो 480 का सर्कुलर डेट की ऑडिट रिपोर्ट थी उस पे हुकूमत को क्लीन चिट खुर्शीद शाह साहब ने दी, और असद उमर साहब कह रहे हैं कि ऐसा अपोजिशन लीडर हर हुकूमत को मिलना चाहिए। और दूसरा, कल अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने सवाल उठाया और आर्मी चीफ को वो वादा याद दिलाया कि मॉडल टाउन के जो लवाकिन है उनको इंसाफ मिलेगा। और नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में इस पर काफ़ी शोर भी मचा था जब ये चीज़ सामने आई थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब के कहने पे ये मुलाकातें हुई थी। आर्मी चीफ कैसे इंसाफ दिलवा सकते हैं मॉडल टाउन के लवाकिन को? अरशद शरीफ साहब, इस सवाल से पहले मैं आप पहले एक आर्गूमेंट कर रहे थे, मैं छोटा सा उसके ऊपर कमेंट कर लूं कि जो आपने एफबीआर के कानून का जिक्र किया, इनकम टैक्स लॉ का, इसकी अमेंडमेंट यकीनन आई, उसकी वजूहात अपनी होंगी। कोई ये नहीं है कि किसी ने पहले प्रीएम्प्ट किया उसको, लेकिन आपके मुल्क का नैब लॉ या आपके मुल्क के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है, यानी जिसके तहत एफआईए जो है वो प्रोसीड करता है, उसको तो कोई अमर माने नहीं था ना। वो तो आपसे सोर्स पूछ सकती है, और इसीलिए हम नया लॉ लाने की बात कर रहे थे। इसीलिए हम उसको 85 से शुरू करने की बात कर रहे थे, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या कमीशन का दायरा इख्तियार जो है वो मुल्की जो प्रिवेलिंग लॉज हैं उनसे बियॉन्ड भी चला जाए। बिल्कुल, पानामा पेपर्स इंक्वायरी एक्ट 2016 जो बैरिस्टर एतराज एहसन साहब ने बनाया, उसमें ये चीज शामिल है। दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे शाह साहब ने क्लीन चिट दी नहीं दी, मुझे अंदर की स्टोरी का नहीं पता। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं कल या परसों जिस वक्त इस्लामाबाद आऊं, मैं जरूर उनसे ये बात करूंगा, उन्हें कहूंगा कि तो अपनी पोजीशन वाजे करें, और दूसरा मैं आपको भी उनसे इंफॉर्मेशन लेकर दूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तीसरी गुजारिश ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो कहा आर्मी चीफ को, मेरा ख्याल है कि जब वो आर्मी चीफ से मिलने गए थे, जिस वक्त पिछले धरने में वो बैठे थे, शायद उस मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात आर्मी चीफ ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपके लोग जो कत्ल हुए हैं, जिन लोग जख्मी हुए हैं, उनका हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। शायद वो उसकी बात उनसे रेफर कर रहे थे कि आपने प्रॉमिस किया है। ये शायद पे कह रहा हूं क्योंकि मुझे डिटेल का नहीं पता, क्योंकि अगर इस तनाजुर में बात है तो उसके शायद माने कुछ और निकलते हैं। अच्छा कायरा साहब, आज मैंने बैठ के आपकी बात का मैं सवाल को थोड़ा आगे लेके चलता हूं। आज मैंने बैठ के जैसे ही मुलाकात करके कादरी साहब आए थे, वो वाली तकरीर भी निकाली थी। अभी 2016 में जब दोबारा वापस आए, वो वाली तकरीर भी सुनी, और कल रात वाली भी सुनी। तीनों में कादरी साहब का बयान बदला नहीं है, अल्फाज भी उनके वही हैं, परसिस्टेंट है। और हम सहाफ़ी जब किसी को पकड़ते हैं कि जनाब कहीं चेंज आई, तो ये सारे पिछले बयानात आपको अच्छी तरह पता है, निकाल के देखते हैं। कादरी साहब का बयान इस हवाले से कंसिस्टेंट है। तो क्या अगले धरने में अगले जब जो सेकंड स्टेज है, कादरी साहब उस पर जाके कहीं ये तो नहीं कहने वाले कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, या कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? अर्शद साहब, गुजारिश ये है, मैंने पहले अर्ज किया ना कि अगर तो इस रेफरेंस में है जब आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को और ताहिरुल कादरी को बुलाया था, और उस मीटिंग के बाद गवर्नमेंट अपनी उस बात से भाग गई। जब आईएसपीआर ने कहा कि हमें गवर्नमेंट ने कहा, तो गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बदल ली, और शायद हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उस पर कंप्रोमाइज कर गई। उन्होंने गवर्नमेंट की कोई थोड़ी सी लाज रख ली, इज्जत रख ली। वरना पहले ये कहा गया था कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था, बाद में उन्होंने इस बात को रिट्रीट कर लिया गवर्नमेंट ने, और आर्मी की तरफ से भी इस पर खामोशी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है उस मीटिंग के अंदर अगर आर्मी चीफ से ये मुतालबा हुआ होगा
कि हमारे इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग जख्मी हुए हैं, उनका क्या बनेगा। तो उसके ऊपर शायद उन्होंने कोई बात कही हो कि जी हम आपको उसका इंसाफ दिलवाएंगे। तो वो उनको अगर वादा याद करा रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कोई और है। अगर वैसे मुतालबा करें, बिल्कुल ठीक है, उसका बैकग्राउंड वो वाली मुलाकात है जो आपने बताया। मेरे पास टाइम कम है। असद उमर साहब, अक्सर ये कहा जाता है वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। आप कादरी साहब को देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये वाले अल्फाज उनकी ज़बान पे हों? देखिए जी, पाकिस्तान की फौज जो है वो सरहदों का दिफा भी कर रही है, पाकिस्तान की फौज जो है ज़रब-ए-अज़्ब भी कर रही है, कराची ऑपरेशन भी कर रही है। मेरे ख्याल में मॉडल टाउन के मकतूलीन को इंसाफ दिलाना जो कि मिलना चाहिए, ये फौज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सियासी लीडरशिप अच्छा, की कादरी साहब ने इस हवाले से जिक्र किया इंसाफ नेशनल एक्शन प्लान का कि ये भी एक दहशतगर्दी का वाकया था, रियासती दहशतगर्दी थी, और ये भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत आता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये दहशतगर्दी का वाकया था। दिन दहाड़े पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके दारुल हुकूमत में लोग जो है इस तरीके से मार दिए गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी सियासी लीडरशिप की है, बशमूल तरीके इंसाफ के। वाकई में उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। जहां तक उस मीटिंग का जिक्र करें, मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी ये शर्त थी कि हम जाके आर्मी चीफ से नहीं मिलेंगे जब तक हमारे पास एक पब्लिक पोजीशन नहीं आ जाएगी हुकूमत की कि वो चाहते हैं ये मीटिंग हो, क्योंकि हमें पता था इन्होंने बाद में यही कहना है कि ये जाके पाकिस्तान आर्मी के उनसे साथ मिले। बिल्कुल, और उसमें आपके ख्याल में कि आर्मी चीफ का कंधा हुकूमत ने इस्तेमाल किया? बिल्कुल उन्होंने, मैं बता रहा हूं, हमें तो पता मेरे था पास कि बाद में 30 इल्जाम सेकंड रह गए। मैं लगाएंगे। रोफ क्लासेस साहब से भी जानूं। क्लासेस साहब, वेरी क्विकली, आर्मी चीफ का कंधा इस्तेमाल हुआ 2014 में? मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने एक पैकेज डील ऑफर की थी इमरान खान को भी और कादरी साहब को भी। इन दोनों ने वो पैकेज डील नहीं ली थी, लिहाजा आर्मी चीफ को नहीं कहा जा सकता आप गारंटर थे, आपने क्यों पूरा नहीं किया। मसलन इनकी मुलाकात हुई थी GHQ में 28 अगस्त को रात, और इन्होंने जाकर धरना ख़त्म किया था कादरी साहब ने 22 अक्टूबर को। अगर ये डील मान के आते जो आर्मी चीफ दे रहे थे कि मैं वहां से आपको इंसाफ दे के दूंगा, तो अगले दिन धरना खत्म करते, घर चले जाते। आज वो कैसे साहब वादा क्यों याद करवा रहे हैं? उनसे पूछे ना कि आपकी 28 की रात मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। राइट, सबका प्रोग्राम में शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।